दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनावी बिगुल अब पूरी तरह से बच चुका है और इस बार मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि रणनीति संदेश और मनोवैज्ञानिक बढ़त का भी है। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दल अपने पत्ते खोलने लगे हैं और सबसे पहली चाल चली है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसने विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस पहली सूची ने ही यह साफ कर दिया है कि बीजेपी इस बार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है, बल्कि आक्रामक अंदाज में चुनावी मैदान में उतर चुकी है। और इस सूची का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला नाम है शुभेंदु अधिकारी का। बीजेपी ने उन्हें सिर्फ नंदीग्राम से ही नहीं बल्कि भवानीपुर सीट से भी चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब भवानीपुर कोई आम सीट नहीं है, ये वही सीट है जिसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सबसे मजबूत किला माना जाता है। एक तरह से ये उनका राजनीतिक गढ़ है जहां से उनकी पकड़ बेहद मजबूत रही है। यानी तस्वीर साफ है, बीजेपी इस बार सीधे दिल पर वार करने की रणनीति के साथ आई है। सिर्फ जीत नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश। ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में चुनौती देना यह सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि संदेश है कि मुकाबला अब बराबरी का नहीं बल्कि सीधी टक्कर का होगा। अगर हम इस सूची को थोड़ा और ध्यान से देखें तो इसमें कई और बड़े नाम भी शामिल हैं। दिलीप घोष को खड़गपुर सदर से टिकट दिया गया है, जो संगठन और जमीनी पकड़ के लिए जाने जाते हैं। वहीं अभिनेता से नेता बने रुद्रनील घोष को श्योपुर से चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिससे साफ है कि बीजेपी स्टार पावर और लोकल कनेक्ट दोनों को मिलाकर चल रही है। भाटापारा सीट की बात करें तो यहां से पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के बेटे पवन सिंह को टिकट दिया गया है। यानी बीजेपी पारिवारिक राजनीतिक प्रभाव को भी साधने की कोशिश कर रही है। वहीं आसनसोल दक्षिण से अग्नि पॉल को मैदान में उतारकर पार्टी ने युवा चेहरों को भी मौका देने का संकेत दिया है। अब जरा नंदीग्राम की बात करते हैं, क्योंकि ये सीट सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि एक प्रतीक बन चुकी है। 2021 के चुनाव में यही वो जगह थी जहां शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराकर बड़ी राजनीतिक जीत दर्ज की थी और अब एक बार फिर वही चेहरा दो सीटों से चुनाव लड़ने जा रहा है। इसका मतलब साफ है, बीजेपी इस बार चुनाव को हाई वोल्टेज बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। हर सीट को प्रतीक बनाना, हर मुकाबले को प्रतिष्ठा की लड़ाई बनाना, यही रणनीति नजर आ रही है। अब अगर चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो इस बार पश्चिम बंगाल में मतदान सिर्फ 2 चरणों में होगा, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल, और 4 मई को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। ये 2021 के चुनाव से बिल्कुल अलग है, जब राज्य में 8 चरणों में मतदान हुआ था। यानी इस बार चुनाव छोटा जरूर है लेकिन मुकाबला उतना ही तेज और तगड़ा होने वाला है। दूसरी तरफ सत्ताधारी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी भी पूरी तैयारी में और एक बार फिर चुनावी मैदान में उतर रही है ममता बनर्जी के नेतृत्व में। अगर ममता बनर्जी इस बार भी अपनी पार्टी को जीत दिलाने में सफल होती हैं तो लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का इतिहास रच सकती हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। लेकिन चुनौती भी उतनी ही बड़ी, क्योंकि बीजेपी की रणनीति इस बार साफ दिखाई दे रही है। पहले उम्मीदवारों की घोषणा करके चुनावी नैरेटिव सेट करना, बड़े नेताओं को सीधे मुकाबले में उतारना और भ्रष्टाचार, घोटालों और शासन के मुद्दों को चुनाव के केंद्र में रखना। दिलचस्प बात यह भी है कि बीजेपी ने अभी तक अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान नहीं किया है। पार्टी पहले भी कई राज्यों में बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ चुकी है और हर बार नरेंद्र मोदी के चेहरे और नेतृत्व पर भरोसा जताया है। ऐसे में इस बार भी वही रणनीति दोहराई जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यहां से शुरू होता है, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, वहीं टीएमसी अभी भी अपने उम्मीदवारों की सूची को लेकर सस्पेंस बनाए हुए। ये सस्पेंस खुद में एक रणनीति हो सकती है ताकि विरोधी को ज्यादा समय तक असमंजस में रखा जाए। तो अब नजरें टिकी हैं इस बात पर कि ममता बनर्जी कब अपनी ये सूची जारी करती हैं, किन चेहरों पर भरोसा जताती हैं और सबसे अहम, बीजेपी की इस आक्रामक शुरुआत का जवाब किस अंदाज में देती हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग अब सिर्फ राजनीतिक मुकाबला नहीं रही, ये बन चुकी है रणनीति, प्रतिष्ठा और शक्ति प्रदर्शन की लड़ाई। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे दोनों पक्ष अपने अपने पत्ते खोलेंगे, ये मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प और ज्यादा तीखा होता चला जाएगा। अब देखना यही है कि शुरुआत में बढ़त लेने वाली बीजेपी इस लय को अंत तक बनाए रख पाती है या फिर टीएमसी अपने अनुभव और जमीनी पकड़ के दम पर खेल पलट देती है। पश्चिम बंगाल तैयार है,
नेता तैयार हैं और अब बारी है जनता की, जो इस बार सिर्फ वोट नहीं डालेगी बल्कि तय करेगी कि रणनीति की इस जंग में असली बाजीगर है कौन। अब आखिरी सवाल आपसे है, क्या इस बार ममता बनर्जी अपने ही गढ़ में फिर से जीत का झंडा लहराएंगी या भारतीय जनता पार्टी की आक्रामक रणनीति इतिहास बदल देगी? क्या शुभेंदु अधिकारी का दांव इस बार और बड़ा खेल कर जाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। बंगाल में इस बार किसकी बनेगी सरकार, टीएमसी या बीजेपी, और क्यों? क्योंकि इस बार सिर्फ वोट नहीं, आपका नजरिया भी बहुत मायने रखता है। इस विश्लेषण में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।